में रहते हैं। इस इलाके के क्षेत्र में रहते हैं, राजस्थान में रहें, यूपी में रहें, बिहार में रहें, इन सब क्षेत्रों में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा, या अपने बड़ों से पूछिएगा, तो लोग 12 बजे के बाद, मतलब कि 10, 11, 12 बजे के बाद घर में छुप जाते थे और फिर 3-4 बजे बाहर निकलते थे, क्योंकि वही वाला पीरियड जो था वो लू का हुआ करता था। देखेंगे, और लू, मान लीजिए कि राजस्थान में टेम्परेचर 45 डिग्री है, बिहार में टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो इन सब एरिया के लोगों में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इस टेम्परेचर के प्रति। यहाँ के जानवर इतने गर्म तापमान में रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोमड़ी पाई जाएगी, यहाँ पर जो भैंस पाई जाएगी, जो गाय पाई जाएगी, ये सब 40 डिग्री के टेम्परेचर को आराम से सह सकते हैं। लोग, यहाँ के रहने वाली जो जनसंख्या है, लोग बाग हैं, व्यक्ति हैं, यह 40 डिग्री के टेम्परेचर को आसानी से सह लेते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है वर्तमान समय में, कि अब लू 8 बजे से ही चालू हो जाती है और 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक ये लू चलती रहती है। ये गर्म हवाएं चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आप देखिए कि पहले ये वाला केवल एरिया था जहां पर लू का प्रकोप था, और अब क्या एरिया हो गया है, अब ये एरिया हो गया है। पहले जो लू चलती थी वह मई और जून के महीने में ही चलती थी, मतलब कि 1-1.5 महीने लू का होता था। अब मार्च से ही लू चलना शुरू हो जाती है, जून तक चलती है लू। तो एक तो मंथली ड्यूरेशन इसका बढ़ गया, एक आवरली ड्यूरेशन इसका बढ़ गया, और तीसरा, अब राजस्थान से निकलकर लू उड़ीसा में पहुंच गई, गुजरात की तरफ पहुंच गई, सदर्न स्टेट की तरफ पहुंच गई, तेलंगाना में पहुंच गई। इसकी वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम लोग लू की बात करते हैं, एक तो समयावधि में विस्तार, दूसरा मासिक विस्तार, तीसरा क्षेत्रीय विस्तार, चौथा तापमान में वृद्धि। 4 एंगल को आप समझने की कोशिश करिए। टेम्परेचर पहले जो 40-42 डिग्री तक पहुंचता था, अब टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचने लगा है। 48 डिग्री, 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, में पहुंच जा रहा है, तेलंगाना में पहुंच जा रहा है, दिल्ली में पहुंच जा रहा है। तो तापमान बहुत अधिक होने लगा है। तो राजस्थान के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग 40 डिग्री, 45 डिग्री तापमान के प्रति सहनशील थे। वो मान लेते हैं कि 48 डिग्री का तापमान भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर यही तापमान उड़ीसा में पहुंच जाए तो उड़ीसा के लोग अभ्यस्त नहीं हैं 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री तापमान को सहने के लिए। तो वहां पर लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या भी 100 है और उड़ीसा की जनसंख्या भी 100 है। दोनों का तापमान बढ़ के 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बिहार के की 100 जनसंख्या में हो सकता है कि 2 या 3 लोग प्रभावित हो जाए, लेकिन उड़ीसा में 10 से 20 लोग प्रभावित हो सकते हैं इस तापमान के कारण, क्योंकि पहले से उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं। तो जैसे ही इस लू का दायरा बढ़ा और इन इम्यून क्षेत्रों में गया, गैर प्रतिरोधक क्षमता वाले क्षेत्रों में जैसे ही लू ने प्रवेश किया, वैसे ही वहां पर उसके प्रभाव के अंतर्गत उसके चपेट में आने वाले लोगों की संख्या निरंकुश रूप से बढ़ने लगी। दूसरा विस्तार हो गया, मासिक विस्तार। आप देख ही रहे हैं कि अब 3 महीने लू का पीरियड है। मार्च से ही गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, कई बार अप्रैल में घनघोर हवाएं चलती हैं, मई में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती हैं, जून में जब तक बारिश ठीक से नहीं हो जाती है गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से 3 से 4 महीने का जो पीरियड है ये बड़ा खतरनाक पीरियड हो गया है, मतलब कि गर्मी की संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो। समयावधि, पहले जो लू 12 बजे के बाद चलती थी, 12 से 4 के बीच में चलती थी, अब यह लू 8 बजे, 10 बजे से ही शुरू हो जाती है। 10 बजे ही हवा इतनी गर्म हो जाती है
8 बजे ही इतनी गर्मी लगने लगती है कि लोग बाहर से घर के अंदर आ जाते हैं। खेतों में काम नहीं कर पाएंगे, बाहर किसी मजदूरी में काम कर रहे हैं, काम नहीं कर पाएंगे। अगर एसी ऑफिस नहीं है तो वहां पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि समय अवधि में विस्तार हो गया। अब ड्यूरेशन क्या हो गया, कई बार मतलब मैंने भी महसूस किया है, आपने भी किया ही होगा कि रात के 7 बजे 8 बजे तक गर्म हवा चल रही है। यह डिपेंड करता है कि वहाँ की संरचना कैसी है, ऐसा हुआ क्यों है, क्यों इसका विस्तार हुआ है। तो ये आप समझ गए कि लू को आपदा में पहले रखना क्यों है, क्योंकि लू इस तरीके से इंटेंसिफाई होता जा रहा है, गर्म हवाओं का दायरा बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इनको रखा गया है आपदा की कैटेगरी में। अब लू का इतना विस्तार क्यों हो रहा है, तो लू के विस्तार का कारण जो है वह है एक तो निर्वनीकरण कारण की अगर हम लोग बात करें, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, है इसका जल स्रोतों का सूखना, चौथा कारण इसका हो सकता है औद्योगिकरण, पांचवा कारण हो सकता है इसका शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते नए नए तरह के इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, और उस कंक्रीट के जंगल से क्या हो रहा है कि उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, हीट का अवशोषण बढ़ता जा रहा है, और अवशोषण बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जल स्रोत जो सूख जाएंगे तो तापमान का बढ़ना तय है। ग्लोबल वार्मिंग से ऐसे ही तापमान बढ़ रहा है, पेड़ पौधे काट देंगे तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सारे कारण। लू का प्रभाव, अगर इसके प्रभाव की हम लोग चर्चा करें तो गर्म हवा चली, जल स्रोत सूखने लगे, पानी का संकट, शरीर के ऊपर लू चली, बीमारी, कई तरह की दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर ये लू, ये गर्म हवा 40 डिग्री 50 डिग्री की गर्म हवा किसी वनस्पति के क्षेत्र में चली गई तो उसकी सारी नमी सोख लेगी, यानी कि पेड़ पौधों को सुखा देगी, और पेड़ पौधों को सुखा देगी तो जब टहनियां आपस में टकराएंगी इन हवाओं से, उस सूखी हुई टहनियां आपस में आग लगाने का काम कर देती है, जंगल में आग लग जाएगी, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी, समाज में पानी का जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, खाद्यान्न संकट, जल संकट और हवा संकट, तीनों संकट जब पैदा हो जाएगी तो समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। ये लू को आपदा की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लू पर एक प्रश्न बनना चाहिए, लू पर प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट के लिए देखिए, बहुत साधारण तरीके से अगर हम लोग बात करें, जब डिजास्टर मैनेजमेंट का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा जाएगा तो उसमें तो बात की जाती है कि दरअसल क्या क्या होना चाहिए। लू के प्रबंधन में स्थानीय संसाधनों के प्रयोग से घर मकान को बनाएं। मान लीजिए आपके इलाके में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी की अपनी एक रिफ्लेक्टिविटी होती है, अपनी एक परावर्तिता होती है, एल्बिडो होती है। अगर उसी लेटेराइट मिट्टी का अपने घर बनाने में भी प्रयोग किया है तो आपके इलाके की परावर्तिता या एल्बिडो प्रभावित नहीं होगी, और एल्बिडो प्रभावित नहीं होगी तो उस इलाके का तापमान प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आपके यहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी और आपने ग्रेनाइट का प्रयोग कर लिया, आपने स्टील का प्रयोग कर लिया, आपने दूसरी तरह की चट्टानों का प्रयोग कर लिया अपने घर के निर्माण के लिए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाएगी, परावर्तिता कम हो जाएगी, और परावर्तिता के कम होने के कारण अवशोषण ज़्यादा होगा, और अवशोषण के कारण तापमान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो राजस्थान से ले जाके और बिहार में मार्बल लगाते हैं लोग, उसकी वजह से तापमान बढ़ता है, समस्या बढ़ती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। स्थानीय संसाधन का प्रयोग, और स्थानीय संसाधनों का जब हम प्रयोग करते हैं उसी को आगे चल के जोड़ा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। स्मार्ट सिटी की जरूरत है, शहरीकरण करें, लोगों को शहरों में बसाएं, लेकिन अब साधारण शहर का दौर नहीं रहा, अब स्मार्ट शहर बनाएं। स्मार्ट शहर में जहां पर ग्रीन एनर्जी होगी, स्मार्ट शहर का मतलब होगा कि जिसकी जल आपूर्ति अपने आप वाटर हार्वेस्टिंग से अपना शहर अपने पीने का पानी का इंतजाम खुद कर लेगा, उसकी जो परिवहन सिस्टम होगी वो स्मार्ट होगी, क्लीन एनर्जी पर बेस्ड होगी,
लेस हीटेड होगी, लेस पॉल्यूटेड होगी, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो स्मार्ट होगी। और जब सारी चीज़ें, जब कंस्ट्रक्शन स्मार्ट हो जाएगी, जब उसका वाटर सिस्टम स्मार्ट हो जाएगा, जब ड्रेनेज पैटर्न स्मार्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर हीट बढ़ने की समस्या कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। स्मार्ट गांव की परिकल्पना, स्मार्ट गांव का मतलब वही स्थानीय संसाधन, फिर से गांव में खेती करवाइए, खेती के पैटर्न को बदलिए, खेती को लाभदायक बनाइए, खेती को फायदेमंद बनाइए। खेती कोई ऐसा नहीं है कि खेती में हमेशा घाटा ही होगा। अगर कृषि कार्य को अगर साइंटिफिक तरीके से नए नए तकनीकों का प्रयोग करके और परंपरागत संसाधनों का संरक्षण करते हुए कृषि कार्य किया जाए तो कृषि कार्य बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है और वहाँ के एल्बिडो में, वहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़े। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, वनीकरण, स्थानीय संसाधनों पर, स्थानीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का विकास करना, तालाब का, बावड़ियों का, कुओं का, नदियों का, झीलों का, इस तरह का विकास करना, ताकि वहाँ पर टेम्परेचर को सोखने के लिए, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ जल स्रोत मिले। पेड़ पौधे लगाइए, जंगल खड़ा कर दीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इसके दौरान ये सारी चीज़ें करनी है। ये सब हो गए आपके संरचनात्मक उपाय। दूसरी तरफ जब अगर ये आपदा आ ही जाती है तो उस समय आप क्या करेंगे? एक चेतावनी जारी करते हैं कि लोग घर से अकेले ना निकलें, अगर बुजुर्ग है तो ना निकलें, किसी को साथ लेके निकलें, पानी का बोतल साथ में रखें, पानी पिएं, यही सब करना होता है और क्या कर सकते हैं। तो ये है आपका लू आपदा क्यों है, इसका विस्तार कैसे हो रहा है और इसके बचाव के तरीके क्या हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। भूकंप और लू, इसकी आज की क्लास में हम लोग यही दो आपदाओं पर बात करते हैं। फिर किसी और आपदा के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।